हे एवरीवन, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूं वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। देखिए, आज का जो आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने लिया है, ये रीडिंग के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से, वोकैब के हिसाब से तो है ही। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है डिस्क्रिप्टिव के लिए भी। अगर किसी ऐसे एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव ऐसे आता है, आंसर राइटिंग आती है, वहाँ आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि भारत का नया इनकम टैक्स कानून क्या है। 1961 का कानून बदल करके अब नया 2025 का कानून अप्लाई किया जाएगा। इस आर्टिकल में इस कानून के ढांचे को समझेंगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। शुरू करते हैं क्लास को। क्लास के लास्ट में एक क्विज मिलेगा 10 मार्क्स का। जो भी आप सीखेंगे उस क्विज पे आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस भी क्विज के क्लास के लास्ट में करवाएंगे। जरूर से एक लाइक और एक शेयर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कुछ नया सीखते हैं। मेरी सभी क्लासेस के नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है ऐसे @YourEnglishTutor, आपको ग्रुप मिल जाएगा। सही वाला ग्रुप ही ज्वाइन करना जिसमें 28-30 हज़ार लोग हैं, वही ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। साथ ही अपने एग्जाम्स की और बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं वाईटी ऐप को। और कर क्या सकते हैं, कर ही लेना, आपकी अपनी ऐप है। ऐप के ऊपर आपको स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मिल जाते हैं कोर्सेज। प्रीमियम कोर्सेज है, लेकिन नाम भर के प्रीमियम है। फीस काफ़ी अफोर्डेबल होती है। जैसे कि राइटिंग का कोर्स अभी वैलेंटाइंस के मौके पे 475 में एक कोर्स अवेलेबल है। 60 घंटे के अंदर इंग्लिश में आप लिखना सीख सकते हैं। और ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। इस कोर्स में आप देखेंगे कि हर एस्पेक्ट को राइटिंग के कवर करवाया गया है। फिर कोई भी एग्जाम हो, ऐसे प्रेसी है ना, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसी तरीके से आपको ऐप पे मिल जाएगा यूपीएससी का माइग्रेशन कोर्स। इसको भी कोड लगा करके आप 1299 में अवेल कर सकते हैं। कोर्स के अंदर आपको मिलता है यूपीएससी की इंग्लिश का हर एस्पेक्ट कवर्ड। फिर चाहे वो आंसर राइटिंग हो, प्रेसी हो, डिस्क्रिप्टिव हो, या फिर वो ग्रामर या वोकैब के पोर्शंस हो। ऐप के ऊपर आपको बैंकिंग और एसएससी के भी प्रैक्टिस कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें बैंक एसएससी के हर वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया हुआ है। चलिए, लिंक इज इन कमेंट सेक्शन। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप इस पे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी बिलिंग फॉर फ्यूचर। देखिए, बिल करना यानी किसी चीज़ का बिल का स्ट्रक्चर बनाना। बिल क्या होता है? जब भी कोई कानून बनता है, पहले उसकी ड्राफ्ट फॉर्म होती है, कच्ची फॉर्म। कच्ची फॉर्म पास हो जाएगी तब वो पक्का कानून बनेगा। कच्ची फॉर्म को हम बोल देते हैं अंग्रेजी में बिल। कह रहा है जी एक बिल लाया गया है, एक कच्चा कानून लाया गया है फ्यूचर के लिए, आने वाले वक्त के लिए, नया इनकम टैक्स कोड जो कि आज के ज़माने के हिसाब से हो। टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी इंडिया इज वर्ल्ड्स टैक्स डिस्प्यूट कैपिटल एंड द न्यू इनकम टैक्स बिल इज एक्सपेक्टेड टू चेंज दैट। कह रहे जो भारत है, इंडिया, ये दुनिया की कैपिटल है, राजधानी है। और कौन सी राजधानी है? टैक्स डिस्प्यूट कैपिटल है। देखिए, राजधानी होने का मतलब है किसी काम में सबसे अव्वल होना। जैसे भारत रेबीज की राजधानी है दुनिया भर में। रेबीज नाम का रोग जो है कुत्तों के काटने से होता है, और दुनिया में 90% केस भारत में होते हैं। तो एक बड़ा शर्मनाक आंकड़ा है ये, इसलिए भारत को रेबीज कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि हम रेबीज में बहुत आगे हैं। वैसे ही टैक्स डिस्प्यूट के जो मामले होते हैं, जिसमें सरकार टैक्स मांग रही है और लोग जमा नहीं कर रहे हैं, कह रहा है ऐसे मामलों में भी भारत दुनिया की कैपिटल है, यानी सबसे आगे है। और कह रहा है नया जो इनकम टैक्स बिल है वो एक्सपेक्टेड है, उससे ऐसी आशा है कि वो इस चीज़ को बदलेगा और देश में टैक्स डिस्प्यूट के कोर्ट केस कम होंगे। समझ में आया? सेंटेंस मीनिंग भी निकालना है और पीछे का इंटेंशन भी समझना है, क्या कहना चाह रहा है। इंडिया सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। न्यू टैक्स बिल जो है, इनकम टैक्स बिल, इसकी वर्ब है इज एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस में। इज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव से आपने पैसिव में चेंज कर दिया। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ये जो मोटे मोटे वर्ड्स हैं, है ना, इस तरह के, ये सारे वर्ड्स शुरू में एक साथ आपको दिखा देते हैं अलग से, ताकि आर्टिकल को स्मूथली पढ़ सकें। तो मैंने इनकी एक फाइल ले ली अलग से, वहीं पे जाके पढ़ लेते हैं इनको। थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ मैं। नया वर्ड है आपके लिए आज, लिटिगेशन। लिटिगेशन, देखिए कोर्ट केस बोलते हैं आसान भाषा में, और अंग्रेजी में बोल देते हैं लिटिगेशन, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में। और कुछ भी नहीं है, लिटिगेशन मतलब कोर्ट केस। लॉ सूट भी बोलते हैं इसको। आज लिटिगेशन नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। लिटिगेशन कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग फॉर बिजनेसेस। जो लिटिगेशन यानी कोर्ट केस का मामला है, कोई भी मामला, वो बड़ा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है बिजनेसेस के लिए, व्यापारों के लिए। बिजनेस में आपका काम है
सामान बेचो, है ना, और प्रॉफिट एक्यूमुलेट करो। अगर आप कोर्ट केस में पड़ गए तो सारा बिजनेस की एनर्जी और पैसा आपका वहाँ चला जाएगा। तो चलिए, यू विल सी द वर्ड लिटिगेशन इन द आर्टिकल टुडे। स्पेलिंग देख लेना इसकी। अगला वर्ड है डाउन टर्न। देखिए, टर्न का मतलब होता है मोड़ और डाउन का मतलब है नीचे। जब कोई चीज़ नीचे की तरफ मोड़ ले यानी गिरने लगे, उसको बोल देते हैं डाउन टर्न। डाउन टर्न रिश्तों में भी आती है जब रिश्ते खराब होने लगते हैं, और डाउन टर्न इकोनॉमी में भी आता है या अर्थव्यवस्था में भी आता है जब मंदी आ जाए, है ना, चीज़ें जो है उनके दाम गिरने लगें या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगें। तो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में डाउन टर्न वर्ड को नोट कर लेना, मंदी के लिए यूज़ होता है। मार्केट्स टुक अ डाउन टर्न फॉलोइंग द न्यूज़ ऑफ ओमिक्रॉन ब्रेकआउट इन साउथ अफ्रीका। मार्केट्स ने एक डाउन टर्न लिया, मार्केट्स मंदी के मोड़ में आ गई या गिरने लगी ओमिक्रॉन के ब्रेकआउट की न्यूज़ पे जो साउथ अफ्रीका में हुआ था। ब्रेकआउट भी वर्ड आप जानते हैं, किसी भी चीज़ का अचानक से फैलना, खराब चीज़ का, जैसे कोई वॉर है, इन्फेक्शन है, फायर है, ऐसी गंदी चीज़ें जब अचानक से शुरू हो जाती है ना, इनको ब्रेकआउट होना बोलते हैं। तो जब ओमिक्रॉन वायरस साउथ अफ्रीका में फैला था, उस न्यूज़ पे बाजार गिरने लगे, डिड टू का डाउन टर्न। चलिए, याद करना बहुत आसान है, डाउन और टर्न से इसको जोड़ के रखना इस वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है कैटेगोरिकल। इसको याद करने की एक ट्रिक है जो पर्सनली मैंने अपने लिए बनाई हुई है, शायद आपके भी काम आ जाए। देखिए, अगर आप किसी से कोई सवाल पूछें और उसका सीधा सीधा आपको जवाब चाहिए हो, तो दो ही जवाब हो सकते हैं, यस और नो। ऐसा ही होता है ना। तो दो कैटेगरी में किसी चीज़ को जब बांटा जाए तो वो कैटेगरी में बांटने का काम कैटेगोरिकल होता है, जिसमें वो चीज़ सीधी सीधी हो, क्लियर कट हो, एक्सप्लिसिट हो, बीच में कुछ नहीं हो, यस या नो, बट वाला कोई बीच में नहीं है। तो इस तरीके से कैटेगोरिकल वर्ड को आप याद रख सकते हैं। क्लियर कट और एक्सप्लिसिट चीज़ों को बोला जाता है कैटेगोरिकल। द पीपल ऑफ द नेशन हैव शोन देयर कैटेगोरिकल सपोर्ट। देश के लोगों ने दिखाया है अपना क्लियर कट सपोर्ट, और किसके लिए? टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार के लिए। अब क्लियर कट के लिए ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, सारे कॉमन से हैं, रीडिंग में काफ़ी बार आपने देखे होंगे। अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट, अनइक्विवोकल और अनएम्बिगुअस। आज इस वर्ड को ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी, फिर किसी दिन करेंगे। यू विल सी द वर्ड अनएम्बिगुअस इन द आर्टिकल टुडे। जो चीज़ एकदम साफ हो, क्लियर कट हो, अनएम्बिगुअस। चलिए नेक्स्ट, अपने पास फ्रेजल वर्ब है लिव अप टू करना। लिव अप टू होता है जी किसी की उम्मीदों पे, आशाओं पे या वादों पे खरा उतरना। आपने कहा था मैं ये करूँगा और करके दिखा दिया, यू लिव अप टू योर प्रोमिसेस। मुझे आपसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस थी, आप ये कर दोगे और आपने करके दिखाया, तो यू लिव अप टू ऑन माई एक्सपेक्टेशंस। पेटीएम IPO crashed on the day of listing and failed to live up to the expectations of the investors। पेटीएम का जो IPO था वो क्रैश कर गया लिस्टिंग के दिन ही, और वो नाकामयाब रहा लिव अप टू करने में, खरा उतरने में आशाओं पे, एक्सपेक्टेशंस पे अपने इन्वेस्टर्स की। खरा उतरने को डिलीवर ऑन करना और मेक गुड ऑन करना भी बोलते हैं। यू विल सी द फ्रेजल वर्ब लिव अप टू इन द आर्टिकल टुडे। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अपनी बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वर्ड है कम्बरसम। कम्बरसम का हिंदी मतलब होता है झल्ला। ऐसा आदमी जो मूवमेंट में, पोस्चर में या शेप में ग्रेस ना रखता हो, अजीब सी चाल हो, अजीब सी बातें हों, है ना, ऐसी चीज़ों को कम्बरसम बोलते हैं। अब ये आदमी नहीं, ये कोई चीज़ भी हो सकती है। कोई अजीब सी दिखने वाली चीज़ लगे आपको कि ये बड़ी अजीब सी है, ग्रेसफुल नहीं है, उसको कम्बरसम आप बोलेंगे। अब चलो इसको यूज़ करते हैं। आर कम्बरसम जुडिशियल सिस्टम नीड्स रिफॉर्म। हमारे झल्ले जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म यानी सुधारों की ज़रूरत है। कम्बरसम को अनमैनेजेबल, बटर फिंगर्स, अनविल्डी और अनगेनली, इन चार अच्छे वर्ड से बताया जाता है। ऑकवर्ड या क्लमजी भी बोल सकते हैं। अनगेनली नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है, झल्ले चीज़ों के लिए यूज़ होता है। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। एक समरी आपको दें। समरी ये है कि भारत में जो पुराना इनकम टैक्स का कानून था 1961 का, तब ना तो बिटकॉइन होता था, ना यूट्यूब होता था, ना स्टॉक मार्केट्स में इतना ज़्यादा ट्रेडिंग होता था। आजकल तो सब चीज़ें आ गई है ना, लेकिन इसी कानून के सहारे इन सभी नई चीज़ों पे टैक्स लगाने की कोशिश करती है सरकार। और इसकी वजह से क्या होता है, टैक्स डिस्प्यूट्स होते हैं। लोग सरकार पे ही केस कर देते हैं कि ये इनकम टैक्स की डिमांड जो आपने लगाई है ये गलत है। और मामला इतना फंस गया है कि लाखों करोड़ों रुपए, लाखों हजारों करोड़ों रुपयों का टैक्स डिस्प्यूट आज भारत झेल रहा है।
इसके लिए एक नया इनकम टैक्स कानून सरकार ने बनाया है, 2025 में लागू होगा। अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है, बिल फॉर्म में। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इसको देख के लगता है कि काफ़ी चीज़ें इसमें सही हो गई हैं। बस इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है, एनालाइज कर रहा है और ऑप्टिमिस्टिक टोन में दिखा रहा है कि शायद ये समस्याएं 1961 के कानून को दूर करके हम इन समस्याओं को से निजात पाएंगे। चलिए अब शुरू करना है इसको। फर्स्ट पैराग्राफ है, खुद से पढ़ें, पहले वीडियो को कर दे पॉज। 1 मिनट लगे या 3 मिनट लगे, मीनिंग निकालना है, कोशिश करनी है जितना आप निकाल सकें। चलो मैं शुरू कर रहा हूं, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। कह रहे जी, इंडिया वॉज अ कमांड इकोनॉमी इन 1961। कह रहे भारत एक कमांड इकोनॉमी हुआ करता था सन 1961 में। अब ये कमांड इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई भी चीज़ आप खुले हाथ से या अपनी आज़ादी से नहीं कर सकते। हर चीज़ आपको सरकार कमांड करेगी, हर चीज़ का आपको लाइसेंस लेना होगा। कोई भी व्यापार करना है तो 20 तरह के आपको परमिट लेने होंगे। कह रहा है भारत एक बंद अर्थव्यवस्था हुआ करती थी आज से 50, 60, 70 साल पहले। कह रहा है जी, बिटकॉइन वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन, सो वर पर्सनल कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। कह रहा है उस वक्त में बिटकॉइन जो था वो इमेजिनेशन से बियॉन्ड था, परे था, कल्पनाओं में भी नहीं था। और कह रहा है जी ऐसा ही था पर्सनल कंप्यूटर्स यानी लैपटॉप और डेस्कटॉप और स्मार्टफोन्स भी। तो 60-61 में ना बिटकॉइन था, ना कंप्यूटर थे, ना लैपटॉप थे। चलिए बिटकॉइन की वर्ब है वॉज बियॉन्ड यानी परे या पार, इमेजिनेशन आपकी परिकल्पना या कल्पना। कह रहा है जी, द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ दैट एरा इज अ मिसफिट इन दीज टाइम्स। कह रहे जो इनकम टैक्स का कानून है, एक्ट है, उस एरा का, उस वक्त का, वो एक मिसफिट है या गलत वक्त पे गलत चीज़ है आजकल के टाइम्स में, दीज टाइम्स में। मिसफिट का मतलब है आप एक ऐसी जगह पे हो जो गलत है आपके लिए, वहाँ पे आप फिट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कोई देहात का आदमी विलायत चला जाए, है ना, वहाँ जा कर के वो समझ गए ना, वहाँ के कल्चर से मिले जुले, उसको चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब लगेंगी देखने में, तो वो मिसफिट कहलाएगा। या विलायत का आदमी गांव आ जाए, जैसे स्वदेश फिल्म में है ना, शाहरुख खान आ गए थे नासा से जॉब छोड़ के। तो कह रहे जी इसी तरीके से हमारा एक्ट भी आजकल के हिसाब से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। कह रहे जी इट्स बिन केप्ट गोइंग विद एडिशंस एंड ऑल्ट्रेशन। कह रहे जी ये रखा गया है गोइंग, इट हैज़ बिन केप्ट। कीप की थर्ड फॉर्म है केप्ट। कीप का मतलब होता है किसी चीज़ को रखना या बनाए रखना, गोइंग का मतलब है चलता हुआ। कह रहा है जी इसकी गाड़ी को धक्का मार मार के केप्ट गोइंग किया गया है या बना के रखा गया है, एडिशंस के साथ में और ऑल्टरेशंस के साथ में। कुछ इसमें जोड़ होता है, कुछ इसमें तोड़ होता है। ऑल्टरेशन यानी सुधार, एडिशन यानी जोड़। कह रहा है जी और ये कैसे होता है? लाइक एन ओल्ड फैमिली होम, एक पुराने फैमिली होम की तरह, पुश्तैनी मकान की तरह। कह रहा है जी बट द रिजल्ट इज़ अनकम्फर्टेबल एंड अनगेनली। कह रहा है लेकिन जो रिजल्ट है वो बड़ा अनकम्फर्टेबल है, असुविधाजनक है, और बड़ा अनगेनली या कम्बरसम है, झल्ला है या क्लमजी है। तो ओल्ड फैमिली होम नहीं होता, कोई किसी आदमी ने 150 साल पहले घर बनाया हो, 4 जनरेशन आ जाएं उसके बाद वो घर को तोड़े फोड़े, एक कमरा बनवा दिया, एक आंगन गिरवा दिया, तो वो घर बड़ा अजीब सा हो जाएगा। जब आप अंदर घुसेंगे तो लगेगा जैसे कोई धर्मशाला है। तो कह रहे हैं जी हमारा कानून भी ऐसे ही तोड़ जोड़ करके रखा गया है 70-80 सालों से, 60-70 सालों से, और ये पुश्तैनी मकान की तरह है जो अनकंफर्टेबल हो गया और बड़ा झल्ला सा देखने में लगने लगा है। चलो, बड़ा सरकास्टिक टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, शुरू में आप देख रहे होंगे हंसी मजाक वाला। इट्स बिन यानी इट हैज़ बिन। ये जो इट्स देख रहे हैं ना आप, इट के बाद में एक ये ऊपर कॉमा लगा हुआ है, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाओ, उसको मीनिंग समझ लो इसका। अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी इट के बाद में लगा करके इट इट्स, ये इट्स बन गया। इसका मतलब होता है इट इज़ या इट वॉज या इट हैज़। ये अब आपको खुद डिसाइड करना है कि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे इट हैज़ बिन केप्ट, तो यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म लगी हुई है पैसिव के अंदर, है ना, इट हैज़ बिन केप्ट। चलिए, ऑल्टरेशन यानी सुधार, किसी चीज़ में मॉडिफिकेशन। अनगेनली यानी ऑकवर्ड, क्लमसी, और इसके लिए एक अच्छा वन वर्ड था हमारे पास, बटर फिंगर्स। ठीक है, झल्ला, बटर फिंगर्स। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, आराम से पॉज करके पढ़ो। पहले 10 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, आप 1-2 मिनट 3 मिनट जितना लेना चाहो ले लेना।
चलिए, कह रहा है जी एंड लाइक ओल्ड फैमिली होम्स इट ब्रीड्स डिस्प्यूट्स। कह रहा है और ओल्ड फैमिली होम्स की तरह ही, पुश्तैनी मकानों की तरह ही ये ब्रीड करता है या पैदा करता है डिस्प्यूट्स को, झगड़ों को। पुश्तैनी मकान में जब पूरा कुनबा रहेगा एक साथ, पूरा गांव रहने लगेगा है ना 20 कमरों में, झगड़े तो होंगे ही होंगे ऐसे घर में। तो ऐसे ही हमारे इस इनकम टैक्स की वजह, कानून की वजह से भी ब्रीड होते हैं या पैदा होते हैं बहुत सारे डिस्प्यूट्स। ब्रीड करना यानी किसी चीज़ को फलने फूलने देना या पैदा करना, है ना, किसी चीज़ को लीड टू करना या कॉज करना। कह रहे जी दैट्स वाई FM प्रॉमिस्ड एन ओवरहॉल वाइल प्रेजेंटिंग हर बजट लास्ट जुलाई। कह रहे जी यही रीज़न है, दैट इज़ वाई हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने प्रॉमिस किया था या वादा किया था एक कायाकल्प का, पूरे बदलाव का, ओवरहॉल का। ओवरहॉल का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा बदलाव। तो उन्होंने एक बड़े बदलाव का वादा किया था, और कब? प्रेजेंट करते हुए, जब वो प्रेजेंट कर रही थी अपना बजट पिछले साल की जुलाई में इलेक्शन जीतने के बाद। चलिए, इट की वो है ब्रीड्स, इट आया है टैक्स कोड के लिए। दैट्स लिखा हुआ है, अगेन दैट इज, दैट वॉज या दैट हैज़, तो मैं दैट इज को यहाँ पे चूज करूँगा, दैट इज वाई। ठीक है, आप सेंटेंस की रिक्वायरमेंट देखें और फिर अपोस्ट्रोफी को इज, वॉज या हैज़ में से जो भी मानना चाहे वो मान लें। FM की वो है प्रॉमिस्ड, FM यानी फाइनेंस मिनिस्टर। ओवरहॉल मतलब बड़ा कायाकल्प या मेजर चेंज। कह रहा है द न्यू IT बिल इज रेडी, हैज़ गॉट कैबिनेट अप्रूवल एंड विल होपफुली बी टेबल्ड इन पार्लियामेंट टुडे। कह रहा नया IT बिल जो है वो तैयार है, इज रेडी, और इसने गॉट कर लिया है, पा लिया है कैबिनेट की अप्रूवल को, और ये होपफुली टेबल किया जाएगा या रखा जाएगा पार्लियामेंट में आज। टेबल करना यानी किसी चीज़ को प्रेजेंट करना। किसी भी चीज़ के टेबल के ऊपर आप कोई चीज़ रखते हैं तो सबके सामने रखते हैं ना। मीटिंग में कोई चीज़ आपने टेबल पे रखी तो यानी आप सबको दिखा रहे हो कि ये देखो मैं लेकर के आया हूँ। तो वैसे ही इस बिल को भी फाइनेंस मिनिस्टर टेबल करेंगी, प्रेजेंट करेंगी पार्लियामेंट में आज। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, यहीं करवा देता हूँ, फटाफट क्विकली हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा सेंटेंस में जहाँ पे मेन वर्ब एक से ज़्यादा बार आई होगी और कॉमन होगी। देखो जैसे ये सेंटेंस है, द टीम हैज़ एंड विल इम्प्रूव इवन मोर विद प्रैक्टिस। कह रहा है जी टीम जो है उसने इम्प्रूव किया है, हैज़ यहाँ पे इम्प्रूव लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये विल इम्प्रूव, और इम्प्रूव करेगी, यहाँ तक कि और भी ज़्यादा, इवन मोर प्रैक्टिस के साथ। हुआ क्या है, अब ऐसा बोल रहे हैं टीम ने इम्प्रूव किया है और इम्प्रूव करेगी। ये इम्प्रूव वर्ब जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है। ऐसे केस में हम ऐसा जनरली करते हैं कि वर्ब को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं सेकंड वाली वर्ब के साथ, लेकिन इसमें गलती ये हो जाती है, अगर वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है तो उसको दोनों बार लिखना है। जैसे ही मैंने यहाँ से इम्प्रूव वर्ब को हटाया और यहाँ पे लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ यही वर्ब जो है इस हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आएगी, और हैज़ के बाद में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये वर्ब यहाँ पे फिट नहीं हो सकती। ऐसे केस में मुझे क्या लिखना होगा, द टीम हैज़ इम्प्रूव्ड, ठीक है, V3, एंड विल इम्प्रूव इवन मोर विद प्रैक्टिस। समझ में आ गया? नहीं आया तो इसको रिवाइंड कर लेना 2 मिनट का लास्ट में। जब भी मेन वर्ब एक से ज़्यादा बार आ रही हो और उसकी फॉर्म अलग अलग हो तो उसको दोनों बार लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसकी फॉर्म एक जैसी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी वही हुआ है, देखो यहाँ विल लगा हुआ है, यहाँ हैज़ लगा हुआ है, हालांकि यहाँ पे गेट है और यहाँ टेबल्ड है, वर्ब मेन वर्ब अलग अलग आ रही है, लेकिन यहीं से रूल जो है ना थोड़ा सा कनेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। आज के क्विज में मैंने ये रूल आपसे क्वेश्चन बना के पूछा हुआ है। कह रहा है जी द परपोर्टेड कॉपी वॉज इन सर्कुलेशन यस्टरडे। कह रहा है जो एक परपोर्टेड कॉपी है, परपोर्टेड का मतलब क्या होता है, कथित तौर पे बनाई गई कोई चीज़, ठीक है, कथित तौर पे। हमें नहीं पता ये कॉपी है या नहीं, ये सच है या झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन एक कॉपी घूम रही है व्हाट्सएप पे, परपोर्टेड है, कथित तौर पे, अलेजेड तौर पे ये इसी बिल की कॉपी है। तो कह रहे जी इसी बिल की एक मानी गई कॉपी जो है वो सर्कुलेशन में थी, वो इधर उधर फैल रही थी यस्टरडे यानी कल। सर्कुलेशन में होना यानी फैलना, इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह। कह रहे जी एंड इट डिड लुक लाइक एन इम्प्रूवमेंट ऑन द ओरिजिनल, और ये लुक लाइक करती थी, दिखाई देती थी एक इम्प्रूवमेंट के जैसे ही ओरिजिनल
इनकम टैक्स कानून के ऊपर या ओरिजिनल एक्ट के ऊपर। चलिए, परपोर्टेड कॉपी की वर्ब है वॉज, इट की वर्ब है लुक लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, आराम से वीडियो को पॉज करके एक रीडिंग दें, मीनिंग निकालें। चलिए, कह रहे द लैंग्वेज इज सिंपलर एंड क्लियरर। जो भाषा है वो पहले से सिंपल है और पहले से क्लियर है, पहले से साफ है। रूल्स फॉर डिडक्शंस डोंट लुक लाइक रिडल्स। जो डिडक्शन के रूल हैं, इनकम टैक्स की कटने के जो रूल्स हैं, वो अब रिडल जैसे, पहेली जैसे नहीं लगते हैं। रिडल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आए, जिसमें पहेली सी बन जाए। तो पहले का एक्ट आप पढ़ोगे ना, तो वो आपको पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको ये क्या कहना चाह रहा है। लेकिन नए एक्ट में आपको पहेलियाँ कम दिखेंगी। कह रहा जी, देयर आर मैनी मोर सेक्शंस बट ओनली बिकॉज द एग्जिस्टिंग रूल्स हैव बिन सॉर्टेड फॉर क्लैरिटी। कह रहा जी, बहुत ज़्यादा मैनी मोर सेक्शंस एक्ट में ऐड हो गए हैं। पहले मान लीजिए 200 सेक्शन थे, 200 सेक्शंस थे, अब 400 कर दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है, ओनली बिकॉज, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रूल्स थे उन्हीं को ही सॉर्ट कर दिया गया है, अरेंज कर दिया गया है सही तरीके से, क्लैरिटी के लिए, आपकी समझ के लिए। चलिए, मैनी मोर सेक्शंस की वर्ब है आर, एग्जिस्टिंग रूल्स की वर्ब है हैव बिन सॉर्टेड। सॉर्ट करना, किसी चीज़ को सही सीक्वेंस में बिठाना। सैलरीड टैक्स पेयर्स will like clause 19 for example because it consolidates all deductions in a tabular form। कह रहे जो सैलरी टैक्स पेयर्स हैं, ऐसे लोग जो नौकरी करते हैं और इनकम टैक्स भरना पड़ता है उनको अपनी तनख्वाह पे, वो बहुत पसंद करेंगे क्लोज 19 को नए एक्ट के अंदर। कह रहा है एग्जाम्पल के लिए, और क्यों करेंगे, क्योंकि ये कंसोलिडेट कर देता है, मिला जुला देता है, इकट्ठा कर देता है सारी की सारी डिडक्शंस को जो इनकम टैक्स में आपको छूट मिलती हैं, टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में। तो एक ही टेबल आपको देखनी है, उसमें जहाँ जहाँ डेटा भरना हो भर दो, अपने आप आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो उनको क्लोज 19 जो है सैलरीड वालों को बड़ा पसंद आएगा। सैलरीड टैक्स पेयर्स की वर्ब है विल लाइक, इट की वर्ब है कंसोलिडेट करना, चीज़ों को ब्रिंग टुगेदर करके कंबाइन करना। कह रहे हैं न्यू एसेट कैटेगरीज लाइक क्रिप्टो एंड न्यू इनकम स्ट्रीम्स लाइक गेमिंग एंड इन्फ्लुएंसर अर्निंग्स आर कवर्ड। कह रहे जी, जो नई एसेट कैटेगरीज हैं, एसेट आप समझते हैं जो आपको कुछ पैसा कमा के दे, वो आपकी एसेट है। जैसे कि आपकी ज़मीन, आपके शेयर, म्यूचुअल फंड्स। तो कह रहे हैं नई एसेट कैटेगरी भी आ गई हैं, जैसे कि क्रिप्टो, और नई इनकम स्ट्रीम्स हैं, यानी कमाने के जो जरिए हैं, जैसे कि गेमिंग खेलना, ऑनलाइन गेमिंग, और या फिर यूट्यूब चलाना, इन्फ्लुएंसर बन के पैसा कमाना। इनको भी कवर कर दिया गया है नए इनकम टैक्स में। ठीक है ना। तो 1961 में तो कोई क्रिप्टो भी नहीं था, कोई गेमिंग भी नहीं थी, ऑनलाइन तीन पत्ती भी नहीं थी, कोई यूट्यूब भी नहीं था। तो उस एक्ट की बजाय नए एक्ट में इन सब चीज़ों को अलग से जगह दी गई है कि इन पे कितना कितना टैक्स लगेगा। न्यू एसेट कैटेगरीज की वर्ब है आर कवर्ड। चलिए, इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है जो आपको इन्फ्लुएंस करे ऑनलाइन जनरली। तो जो फेसबुक क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, या समझ गए ना, जो ऑनलाइन स्पेस में है, दे आर ऑल इन्फ्लुएंसर्स। और इन्फ्लुएंसर आदमी इसीलिए बनता है ताकि वो कुछ अर्न करे, पैसा कमाए। आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। पढ़ने में आसान है आर्टिकल, ठीक है, खुद से पढ़ते रहना साथ साथ। ये क्लास का यही ऑब्जेक्टिव है, इस पौने घंटे में आप खुद भी पढ़ लो और सीख भी लो सब चीज़ें। कह रहे जी, द स्विच फ्रॉम असेसमेंट ईयर टू टैक्स ईयर सीम्स लाइक अ माइनर मैटर। कह रहे जो स्विच है, बदलाव है, असेसमेंट ईयर से टैक्स ईयर तक। पहले बोलते थे असेसमेंट ईयर, अब बोलते हैं टैक्स ईयर। कह रहे ये दिखाई देता है एक माइनर मैटर या छोटा सा मैटर। कह रहे लेकिन बट परहैप्स द बेस्ट कैप्चर्स द इंटेंट ऑफ द एक्सरसाइज रिड्यूसिंग डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशन। कह रहा है लेकिन शायद ये बहुत अच्छे से या सबसे अच्छे तरीके से कैप्चर करता है, पकड़ लेता है इंटेंट को, इरादे को इस पूरी एक्सरसाइज के। और वो इरादा है रिड्यूस करना डिस्प्यूट्स यानी झगड़ों को, लिटिगेशन यानी कोर्ट केसेस को। तो पहले क्या होता था, 2022-23 में जो भी आपने कमाया उसका टैक्स आपको देना है 2023-24 में, ठीक है। इसको बोल देते थे असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर।
और शायद इस वर्ड की वजह से, जो 1 साल बाद आप टैक्स दे रहे हैं, इस वर्ड की वजह से आपको असेसमेंट ईयर पे बहुत सारे कोर्ट केस झेलने पड़ते थे सरकार को कि हमने तो यहाँ कमाया था, आपने यहाँ टैक्स मांगा, मतलब समझ गए ना। लेकिन अब इसका नाम बदल के इस ईयर को टैक्स ईयर कर दिया गया, काम वही है इसका। हो सकता है इससे कोर्ट केस और डिस्प्यूट्स कम हो, यही इसका एक्सरसाइज का मतलब है। स्विच यानी बदलाव, फ्रॉम टू लगा के बताया गया बदलाव कहाँ से कहाँ तक हुआ। सीम्स इसकी वर्ब है, स्विच की, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। दूसरी वर्ब है कैप्चर्स, द स्विच सीम्स बट कैप्चर्स, कैप्चर करना यानी पकड़ना। इंटेंट यानी इरादा, लिटिगेशन यानी कोर्ट केस। कह रहा है जी दैट्स बिकॉज डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट्स हैव बिकम अ प्लेग ओवर पास्ट 15 ईयर्स। कह रहा है ये इसलिए हुआ है, दैट इज बिकॉज, अगेन देखो दैट्स लिखा हुआ है तो मैं इसको मान लूंगा, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है इज। कह रहा है जी वो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के जो डिस्प्यूट्स हैं, डायरेक्ट टैक्स यानी भारत में इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। कह रहा है जो डायरेक्ट टैक्स के, इनकम टैक्स के जो झगड़े हैं वो बन चुके हैं एक प्लेग, एक महामारी जैसी समस्या पिछले 15 सालों में, ओवर 15 पास्ट 15 ईयर्स। चलिए दैट की वर्ब है इज, डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट्स की वर्ब है हैव बिकम। प्लेग का मतलब होता है ऐसी चीज जो समस्या बन जाए जिसका हल ही ना निकले, महामारी जैसी एक सीरियस प्रॉब्लम या बर्डन को अंग्रेजी में प्लेग बोलते हैं। प्लेग एक बीमारी भी तो है जो चूहों से फैलती थी, है ना, वहीं से वर्ड बनाया गया है। कह रहा है द अमाउंट अंडर डिस्प्यूट started rising after the downturn of 2009-10 and touched 15.4 लाख करोड़ इन 2023-24। कह रहा है जो अमाउंट डिस्प्यूट के अंडर है, इनकम टैक्स में जिस अमाउंट पे टैक्स का डिस्प्यूट है, ये स्टार्ट कर गई राइज करना या बढ़ना मंदी के बाद में, डाउन टर्न के बाद में 2009-10 के, जब लेहमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, दुनिया भर में मंदी आई थी, बिजनेसेस व्यापार जो है डूब गए थे। उस क्राइसिस के बाद से हमारा इनकम टैक्स का डिस्प्यूट का अमाउंट बढ़ने लगा और ये बढ़ के कहाँ पहुँच गया, इसने टच कर दिया, छू दिया 15.4 लाख करोड़ को 2023-24 में। हमारा पूरा बजट जो है लगभग 50 लाख करोड़ का है और 15 लाख करोड़ का हमारे टैक्स डिस्प्यूट्स हैं, यानी 25% किसी भी साल के बजट का पैसा फंसा हुआ है, ऐसा समझो आप, बहुत बड़ी बात है ये। चलिए अमाउंट की वर्ब है स्टार्टेड, दूसरी वर्ब है टच्ड। अमाउंट स्टार्टेड राइजिंग एंड अमाउंट टच्ड 15.4 लाख करोड़। डाउन टर्न, मंदी या किसी चीज़ में गिरावट, ये वर्ड आप देख चुके हैं, डाउन टर्न। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, बढ़े आगे। चलिए कह रहा है जी रफली 87% ऑफ इट कंसर्न्स डायरेक्ट टैक्सेस। कह रहा है जी मोटे तौर पे रफली 87% जो इस 15 लाख करोड़ का, 15.4 लाख करोड़ का है, वो कंसर्न करता है, रिगार्डिंग करता है, जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है डायरेक्ट टैक्सेस से। कंसर्न का मतलब चिंता करना भी होता है और कंसर्न का मतलब है किसी चीज़ से जुड़े हुए होना, जिससे जुड़े हुए उसी की तो चिंता करोगे। तो 87% जो है इस पूरी अमाउंट का वो जुड़ा हुआ है जो है डायरेक्ट टैक्स से, इनकम टैक्स से। कह रहा है फॉर पर्सपेक्टिव सीतारमन्स आईटी बाउंटी फॉर मिडिल क्लास इज वर्थ ओनली 1 लाख करोड़। कह रहा है जी अगर आपको पर्सपेक्टिव चाहिए हो, नज़रिया चाहिए हो इस अमाउंट को देखने का, पर्सपेक्टिव यानी नज़रिया, तो सीतारमन जी का जो इस साल का आईटी का या इनकम टैक्स का उपहार था, रिवॉर्ड था कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, ये आउटी एक उपहार ही तो है। कह रहा है जो इस साल की आईटी की बाउंटी थी या उपहार था मिडिल क्लास के लिए, उसकी कीमत है सिर्फ 1 लाख करोड़। उसमें सरकार को सिर्फ 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा अगर सरकार 12 लाख तक का टैक्स लेना आपसे बंद कर दे इनकम पे। तो ये आपको पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा है कि 15 लाख करोड़ कितना होगा अगर 1 लाख करोड़ इतना है। चलिए पर्सपेक्टिव आपने देख लिया, व्यू पॉइंट, नज़रिया, आपका पैनोरमा। सीतारमन्स आईटी बाउंटी की वर्ब है इस, बाउंटी का मतलब होता है उपहार या तोहफा, खास करके जो सरकार से आपको मिले ऐसे उपहार को आप बोलते हैं बाउंटी। कह रहा है वाइल्ड टैक्स डिस्प्यूट्स अराइज एवरीवेयर, इंडियन टैक्स अथॉरिटीज हैव अ पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ विनिंग दैम। कह रहे जी जहां टैक्स को लेकर के जो झगड़े हैं प्राइवेट बिजनेसेस और सरकार के बीच में, जो कोर्ट केस हैं, ये अराइज करते हैं, उठ खड़े होते हैं एवरीवेयर, दुनिया के हर कोने में। कह रहे वहीं इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो है, भारत का जो टैक्स डिपार्टमेंट है, उसका बड़ा पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है ऐसे केसेस को जीतने का या विन करने का।
तो टैक्स को लेकर झगड़े हर देश में होते हैं, लेकिन भारत में सरकार झगड़े करती है लेकिन हार जाती है। तो इसका रीज़न क्या है, आगे रीज़न इसका बताएगा। चलिए, टैक्स डिस्प्यूट्स की वर्ब है अराइज। अराइज करना, किसी चीज़ का राइज होना, उठ खड़ा होना, पैदा होना, है ना। चलिए, इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ की वर्ब है हैव। कह रहा है जी, एन OECD एनालिसिस ऑफ टैक्स डिस्प्यूट्स इन 34 कंट्रीज शोड इंडियन अथॉरिटीज़ वन ओनली 11.5% ऑफ देयर केसेज इन 2015 एज अगेंस्ट द ग्रुप एवरेज ऑफ 65%। कह रहा है जी, एक OECD एनालिसिस हुआ। अब ये एनालिसिस क्या है, आप इसको सर्च करेंगे नेट पे तो आपको पता लग जाएगा। कह रहा है एक OECD नाम का एनालिसिस या रिपोर्ट या रिसर्च हुई जो थी टैक्स डिस्प्यूट्स को लेकर के, और कहाँ पे, दुनिया के 34 देशों में। उसने ये दिखाया कि भारत की जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, टैक्स डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं, उन्होंने जीता सिर्फ 11% ऑफ केसेस को। 100 में से 89 केस जो सरकार करती है वो हार जाती है। और कब जीता, इस साल में 2015 में। और ये किसके सामने है, ये एज अगेंस्ट है, सामने है इस पूरे 34 देशों की ग्रुप की एवरेज के, जो है 65%। तो दूसरी कंट्रीज में सरकार केस करती है, जीतती भी है, लेकिन हमारे यहाँ केस इतने हल्के केस होते हैं, इतने क्या बोलूँ मैं, इलॉजिकल केसेस होते हैं, जिसकी वजह से सरकार, समझ गए ना, वो केस हार ही जाती है। चलिए, OECD एनालिसिस की वर्ब है शोड, इसने ऐसा दिखाया। टैक्स अथॉरिटीज़ भारत की, इनकी वर्ब है वन। एज अगेंस्ट मतलब के सामने, ठीक है, के सामने। इसके लिए एक और अच्छा फ्रेज होता है अंग्रेजी में, विज अ विज, इसको विजू भी बोलते हैं, ठीक है, इस पैसे लग जाता है नीचे ऊपर, के सामने, एज अगेंस्ट या विजू वी। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। आर्टिकल खत्म ही हो गया, बहुत छोटा सा है और इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का, है ना। लास्ट है ये, आराम से पढ़ लो। चलिए, अब इसका मीनिंग बताएगा आपको कि हम केस क्यों हारते हैं। कह रहा जी, दैट सजेस्ट मैनी टैक्स डिमांड्स इन इंडिया आर अनरीजनेबल। ये बात ये सजेस्ट करती है कि बहुत सारी जो टैक्स के नोटिस भारत सरकार देती है वो अनरीजनेबल होते हैं, लॉजिक से परे होते हैं, बेहुदे होते हैं। और ये क्यों दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, मेड अंडर प्रेशर टू मीट रेवेन्यू टारगेट्स। ये अंडर प्रेशर दिए जाते हैं सरकार के ही, ताकि सरकार रेवेन्यू के टारगेट्स को मीट कर सके, अपनी कमाई के लक्ष्य को पूरा कर सके। तो ऊपर से प्रेशर आता है कि टैक्स के नोटिस दो, चाहे बनता या नहीं बनता, भेज दो नोटिस, घर पे भेज दो, जिसने भी पैसा कमाया उससे घर पे कुछ ना कुछ कागज़ भेज दो। तो कह रहा है ये सजेस्ट यही करता है कि सरकार बहुत बेहुदे नोटिस हमें भेजती है, जो कोर्ट में जाकर के आप सरकार से जीत जाते हो ऐसे केसेस में। समझ गए। टैक्स डिमांड्स की वर्ब है आर। मेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। ये वो डिमांड्स हैं जो बनाई जाती हैं प्रेशर के नीचे। कह रहा है अ सिंपलर, क्लियरर, अनएम्बिगुअस IT लॉ कैन हेल्प एंड दिस टिरानी। कह रहा है एक ज़्यादा सिंपल, एक ज़्यादा साफ और एक ज़्यादा क्लियर कट, अनएम्बिगुअस या कैटेगोरिकल IT का नया कानून आ जाए तो वो हेल्प कर सकता है इस टिरानी को, इस तानाशाही को ख़त्म करने में। ठीक है, टिरानी क्या होती है, अथॉरिटेरियनिज्म, तानाशाही, जिसमें अब सब सरकारें अपनी मनमानी करें, है ना। चलिए, IT लॉ की वो है कैन हेल्प। कह रहा है जी फ्यूअर टैक्स डिस्प्यूट्स ऑल्सो मीन ग्रेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कह रहा है अगर टैक्स के डिस्प्यूट्स कम होंगे, झगड़े खत्म होंगे, तो इसका एक और मीनिंग निकलेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अच्छा होगा देश में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है देश में आप कितने जल्दी से व्यापार शुरू कर सकते हो, बढ़ा सकते हो और बंद कर सकते हो। जिस देश में ये तीनों काम बहुत जल्दी होते हैं उस देश में हर आदमी अपना व्यापार लगाने की कोशिश करता है। तो हमारे टैक्स डिस्प्यूट कम करके हम भी यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ग्रेटर बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। लास्ट में सवाल पूछ रहा है, कह रहे डज द न्यू बिल लिव अप टू दीज एक्सपेक्टेशंस। कह रहे क्या ये नया बिल, नया कानून लिव अप टू करता है या खरा उतरता है इन सभी आशाओं पे। सवाल पूछा इसने, सवाल पूछा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया गया है। मेन वर्ब को सब्जेक्ट के यानी न्यू बिल के बाद में रखा गया है। कह रहे जी विल बी नो व्हेन द ऑफिशियल वर्जन इज ऑफिशियली टेबल्ड। ये हमें तभी पता लगेगा जब ऑफिशियल वर्जन या सरकारी वर्जन, जो औपचारिक वर्जन है, वो ऑफिशियली टेबल होगा, औपचारिक तौर पे पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाएगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, विल यहाँ पे अगेन अपोस्ट्रोफी डबल एल, तो इसका मतलब है
वी विल, है ना, इसका डब्ल्यू आई निकाल के डबल एल रख दो और यहाँ का अपोस्ट्रोफी लगा दो तो उसको विल बोल देते हैं, वी विल। चलिए वी की वर्ब है विल नो, ऑफिशियल वर्जन की वर्ब है इज टेबल्ड पैसिव वॉइस में। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट आपको करवाता हूँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही जुड़ा हुआ है और बड़ा प्यारा कूल कॉन्सेप्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आपने नहीं सीखा हो ना तो पक्का गलती करोगे ही। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस हो, उसका इंट्रोगेटिव बना हो तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और उसमें आपको नोट की पोजीशन पे खास ध्यान देना है। जैसे सेंटेंस है द गवर्नमेंट हैज़ नॉट इश्यूड एनी क्लैरिफिकेशंस ऑन द मैटर, सरकार ने इशू नहीं किया है कोई भी सफाई इस मुद्दे पे, मैटर पे, क्लैरिफिकेशन यानी सफाई। अब ये बताओ नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पे वर्ब कौन सी है, हैज़ अ हेल्पिंग वर्ब, इशूड अ मेन वर्ब, परफेक्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में V3 लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं चाहूँ इस पूरे स्टेटमेंट को सवाल में बदलना चाहूँ, सवाल में बदलूंगा तो क्या पूछूंगा मैं, क्या सरकार ने कोई क्लैरिफिकेशन इशू नहीं किया है, क्या सरकार ने कोई क्लैरिफिकेशन इशू नहीं किया है। हैज़ द गवर्नमेंट नॉट इश्यूड एनी क्लैरिफिकेशंस ऑन द मैटर। अब ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है, आपने हेल्पिंग वर्ब को उठाया आगे ले आए, गवर्नमेंट जो है सब्जेक्ट वो ये हैज़ के बाद में आ गया, नॉट जहाँ रखा हुआ है वहीं है और मेन वर्ब नॉट के बाद, ये बिल्कुल ठीक है। गलती तब होगी जब आप इस नॉट को भी उठा करके साथ में ले आए, आप लिखें हैज़ नॉट द गवर्नमेंट इशूड एनी क्लैरिफिकेशंस ऑन द मैटर, तीसरा सेंटेंस गलत है। तो नॉट की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब के साथ में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नहीं बनानी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, अगर इस नॉट को हेल्पिंग वर्ब हाथ पकड़ ले, इसको अपने साथ में मर्ज कर ले और हैज़ नॉट को आप लिख दें हैजंट, विल नॉट को आप लिख दें वॉन्ट, इज नॉट को लिख दें इजंट, वॉज नॉट को लिख दें वॉजंट। अगर आप ऐसा कर दें तो फिर नॉट शुरू में आ सकता है। तो थर्ड में ये तो गलत था, लेकिन फोर्थ में हेल्पिंग वर्ब ने नॉट का हाथ पकड़ लिया, तो फोर्थ भी सही है और सेकंड भी सही है। आपकी इच्छा, आपकी चॉइस, आप दोनों में से कौन सा यूज करेंगे, थर्ड वाला आपको नहीं करना। वैसे ही द गवर्नमेंट विल नॉट अप्लाई फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इट्स लोन, कंपनी अप्लाई नहीं करेगी अपने लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, लोन को फिर से बनवाने के लिए। विल को शुरू में ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही है। नॉट को भी लाए तो सेंटेंस गलत है। हाँ, अगर नॉट को विल का हाथ पकड़वा दिया और विल नॉट को वॉन्ट लिख दिया, जो कि लिखा जाता है, तब इस फॉर्म में ये फोर्थ वाला सही है। चलिए, द ट्रेन वॉज नॉट लेट दैट डे, ट्रेन उस दिन लेट नहीं थी। सभी बच्चों को नॉट की पोजीशन को समझते हुए सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है, और मैं चाहता हूं आप इसको शुरू में ला करके बताओ कैसे लेकर के आओगे। द ट्रेन वॉज नॉट लेट दैट डे, कमेंट्स में डालना, बड़ा कूल कॉन्सेप्ट है, आपने सीख लिया। चलिए अब जल्दी से आ जाओ अपने छोटे से एक रिवीजन पे। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन या बदलाव, अनगेनली का मतलब होता है झल्ला, क्लमजी, ऑकवर्ड, बटर फिंगर। ब्रीड का मतलब होता है किसी चीज़ को फलने फूलने देना, पालने पोसने देना, बड़ा करना, ग्रो करना। ओवरहोल होता है कायाकल्प, ट्रांसफॉर्मेशन या पूरा बदलाव। ऑल्ट्रेशन छोटा बदलाव, ओवरहोल बड़ा बदलाव। परपोर्टेड यानी कथित तौर पे, अलेजेड या सो कॉल्ड, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि यही है ना, परपोर्टेड। टेबल का मतलब होता है मेज, और वर्ब फॉर्म में टेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को मेज पे रख के सबके सामने प्रस्तुत करना। रिडल होती है पहेली, पहेली के लिए बहुत अच्छे वन वर्ड्स हमारे पास, जैसे कि कॉनंड्रम, एक और लिख देता हूँ एनिग्मा। ठीक है, पहेली को कॉनंड्रम और एनिग्मा बोल सकते हैं। सोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे सीक्वेंस में, सही सीक्वेंस में अरेंज करना, अरेंज और ऑर्गेनाइज समथिंग। इसी तरीके से कंसोलिडेट, चीज़ों को इकट्ठा करना, सॉलिड बनाना, एक साथ लेकर के आना। आपके पास 5 अकाउंट्स में पैसे पड़े थे, किसी में 500 रुपये, किसी में 1000 रुपये, सब इकट्ठे करके आप SBI में डाल दिए और आपने वहाँ 5000 इकट्ठे कर दिए, तो 5000 रुपये कंसोलिडेट कर दिए 5 अकाउंटों से, है ना। थोड़ा रिलेट करो, इस तरीके से वर्ड यूज होगा। टेबुलर यानी इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, डाउन टर्न यानी नीचे की तरफ टर्न यानी मंदी या फिर गिरावट। प्लेग होती है बीमारी, और उसी बीमारी से वर्ड बनाया गया है कोई सीरियस प्रॉब्लम या समस्या जो महामारी के जैसी हो। पर्सपेक्टिव होता है आपका नज़रिया, आपका व्यू पॉइंट। इसके लिए एक और बढ़िया वर्ड है पैनोरमा, पैनोरमा। ठीक है,
बाउंटी होती है एक इनाम जो जनरली आपको सरकार से मिले कुछ करने के लिए। लिव अप टू होता है खरा उतरना, डिलीवर ऑन करना, आशाओं पे, वादों पे। अनएम्बिग्यूअस, अनइक्विवोकल, क्लियर कट, कैटेगोरिकल, जो साफ हो, एकदम एक्सप्लिसिट हो, ठीक है, अनएम्बिग्यूअस। इसी तरीके से आपके पास ये 5 वर्ड्स भी थे शुरू वाले। लिटिगेशन आपने देख लिया, कोर्ट केस को बोलते हैं। डाउन टर्न यू हैव ऑलरेडी सीन। कैटेगोरिकल और लिव अप टू भी हो चुके हैं, और कम्बरसम भी। जुडिशियल, हमारा जुडिशियल सिस्टम बड़ा कम्बरसम है, आपको पता ही है ना। एक केस चल रहा है 25-25 साल तक, करने वाला भी मर गया, जिसपे केस हुआ था वो भी मर गया, लेकिन केस चल रहा है। तो इसी को झल्ला बोलते हैं, जिसमें ग्रेस ना हो मूवमेंट, पोस्चर, शेप में। चलिए अब आएंगे अपने क्विज पे। पूरा मन लगा के सीखा है तो पूरे मार्क्स भी लेना। प्राइमरी पर्पस पूछा है इस आर्टिकल का। आपके हिसाब से इस आर्टिकल में क्या बात कही गई है, इसको लिखने का क्या उद्देश्य है? देखो ये आर्टिकल लिखा गया है कि एक तो नया बिल आएगा और दूसरा उसका आना क्यों लाजमी है, क्यों जरूरी है। पुराने बिल में बहुत कमियां थी, नए बिल से वो दूर हो जाएंगी। ये आर्टिकल लिखा गया है इस नेसेसिटी को डिस्कस करने के लिए जो एक नए इनकम टैक्स कानून की है, और इसमें जो संभावनाएं होंगी इम्पैक्ट डालने की, असर डालने की। फर्स्ट का आंसर बनेगा सी, ठीक है ना। तो टैक्स डिस्प्यूट्स इनएविटेबल हैं। इनएविटेबल यानी जो होना ही है। मॉडर्न इकोनॉमी में टैक्स डिस्प्यूट्स इनएविटेबल, ये बात सही है, डी में बात गलत नहीं लिखी हुई, लेकिन ये इस आर्टिकल को लिखने का उद्देश्य नहीं है। ये टैक्स डिस्प्यूट्स के ऊपर लिखा हुआ आर्टिकल नहीं है। सरकार की अप्रोच जो है वो गलत है टैक्स डिस्प्यूट्स को लेकर के, ये बात भी सही है, लेकिन ये आर्टिकल इसलिए नहीं लिखा गया। सरकार के इंडिया के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की इनएफिशिएंसीज को हाईलाइट करना बिना कोई ऑफर को सोल्यूशन को ऑफर किए, ये बात भी सच है, लेकिन ये आर्टिकल इस चीज़ के लिए ना लिख करके नए टैक्स बिल के लिए लिखा गया। तो जब भी ऐसे ऑप्शन मिले थोड़ा दिमाग लगाया करो कि आपसे पूछ क्या चाह रहा है ना। ये यूं नहीं पूछ रहा है इनमें सच बात कौन सी है, ये पूछ रहा है इस आर्टिकल को लिखने के पीछे उद्देश्य, पर्पस क्या है। चलो मेंस लेवल का क्वेश्चन था भाई ये। अब आ जाओ प्रीलिम्स लेवल के। करे जी इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारा पुराना वाला, इसको पुश्तैनी मकान से क्यों कंपेयर किया गया है, क्या उसके पीछे का इंप्लीकेशन है? देखो इसलिए लिखा गया है, पुश्तैनी मकान भी जब बना था किसी दिन तब वो नया बना था, महल के जैसा था। बाद में वो खंडर हो गया क्योंकि आपने उसको तोड़ा फोड़ा अपने हिसाब से कहीं भी बना के। तो हमारा इनकम टैक्स भी ऐसा ही था, ओरिजिनली वेल बिल्ड था, लेकिन 60-70 सालों में क्लमजी हो गया भाई, अब किसी काम का नहीं रहा, बड़ा झल्ला हो गया। तो इसलिए पुश्तैनी मकान और इनकम टैक्स को कंपेयर करके बताया गया है, ठीक है, डी आंसर बनेगा। आर्टिकल की टोन क्या है इनकम टैक्स को लेकर के, नए इनकम टैक्स को लेकर के किस टोन में लिखा गया है? देखो क्रिटिकल तो बिल्कुल नहीं है, नए इनकम टैक्स को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा, डिसमिसिव भी नहीं है। इनडिफरेंट का मतलब होता है बेपरवाह, बेपरवाह होता तो ये आर्टिकल लिखता ही क्यों। ओवरली एंथुजियास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म में, और अनक्रिटिकल यानी प्रशंसा करने वाला, ऐसा भी नहीं है। ओवरली एंथुजियास्टिक नहीं है, ओवरली मतलब जरूरत से ज़्यादा, तो जरूरत से ज़्यादा तो हो भी नहीं सकता ये है स्केप्टिकल, थोड़ा डाउट से भरा हुआ, और साथ में है ऑप्टिमिस्टिक, आशाओं से भरा हुआ लेकिन कॉशियसली, ऐसी आशाएं जिनमें बहुत ज़्यादा ना हो जाए, एग्जैजरेशन ना हो, ठीक है। तो आशंकाओं से भरा हुआ है लेकिन ऑप्टिमिस्टिक है, कॉशियस मैनर में, इस टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए अब आ जाओ उन क्वेश्चंस पे जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। फ्रेजल वर्ब लिव अप टू का मीनिंग पूछा है, अनगेनली का एंटोनिम पूछा है, तो जो सिनोनिम बनते हो वो निकाल देना, जो रह जाए वो एंटोनिम बन जाएगा, है ना। कैटेगोरिकल का मीनिंग पूछा है, लिटिगेशन, डाउन टर्न या अनइक्विवोकल, मीनिंग निकालना है इस वर्ड का। अब इस वाले 7वें 8वें में 2 आपको मिलेंगे फिलर्स, एक 7 नंबर में, एक 8 नंबर में, और इसी तरीके से मैंने 4 जोड़े आपको दिए हैं। सही जोड़े को चूज करना है जो 7 और 8 नंबर में फिट हो जाए इसी सीक्वेंस में। इसको एक बार ट्राई दो, मैं करवा देता हूं। चलो, द कंपनी फेस्ड अ फाइनेंशियल डैश बट मैनेज टू डैश इट्स रिसोर्सेज फॉर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। कंपनी फेस कर रही थी एक आर्थिक इस तरह की चीज को, लेकिन फिर भी इसने मैनेज किया कि वो अपने सारे संसाधनों को डैश कर सके स्टेबिलिटी के लिए और ग्रोथ के लिए। तो कुछ गलत ही कंपनी फेस कर रही थी, फाइनेंशियल कोई गलत ही चीज़ थी,
अब गलत चीज़ें देखो, डाउन टर्न है, कॉनड्रम है, रिडल है या पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव यानी नज़रिया, डाउन टर्न यानी मंदी, रिडल यानी पहेली, कॉनड्रम भी यानी पहेली। तो फाइनेंशियल डाउन टर्न मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हालांकि कॉनड्रम भी हो सकता है। कॉनड्रम एक ऐसी समस्या है जिसका हल ना मिले, एक ऐसी पहेली है जिसका सोल्यूशन ना निकले, तो फाइनेंशियल कॉनड्रम भी हो सकता है। रिडल तो सीधे सीधे पहेली होती है, सवाल होता है, बूझो तो जाने मुर्गी आई अंडा आया, है ना। तो रिडल ना, यहाँ कॉनड्रम और डाउन टर्न दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बी मुझे बेटर लग रहा है। कह रहा है लेकिन आगे कंपनी ने मैनेज किया कि अपने रिसोर्सेज को वो डैश करे, अनएम्बिग्यूअस करे या कंसोलिडेट करे। अनएम्बिग्यूअस यानी अनक्लियर, मतलब क्लियर, एक्सप्लिसिट, क्लियर कट, और कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करना। बताया था ना मैंने आपको, 5 अकाउंटों में 500 पड़े हैं, एक अकाउंट में 2500 हो गए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आप कंसोलिडेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ताकि आपको स्टेबिलिटी या ग्रोथ मिले। तो इस तरीके से बी आपका जो आंसर बनेगा। ठीक है, 7वें 8वें में लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट आपको करवाए थे, वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। पहला वही हेल्पिंग वर्ब वाला देख लेना, और दूसरा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला, इसको भी ठीक से आपको नॉट की पोजीशन को देखना है। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले, और क्लास कैसी लगी आज की ये भी बताना अपने मार्क्स के साथ में। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है, पीडी लिख दिया करो, पीडीआई लिख दिया करो। अगर आर्टिकल पूरा पढ़ते हो तो सर पूरा देखा, इंटरेस्टिंग लगा, ये आपका कोड वर्ड है आपका और मेरा बातचीत का। कमेंट सेक्शन में इसका इस्तेमाल करें। कोई और भी सजेशन हो, यू कैन, है ना, पुट अप इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।